हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पेट्रियट टॉक्स के नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मीशो के बारे में। मीशो एक स्टार्टअप है जो फैशन प्रोडक्ट्स में डील करता है और इसे इस्टेब्लिश किया था विदित आटरे और संजीव बर्नवाल ने 2015 में। और सिर्फ 6 सालों में इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन 30,000 करोड़ रुपए है। तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि मार्केट में अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और एजियो के प्रेजेंस के बाद भी ये स्टार्टअप इतना सक्सेसफुल कैसे बना। आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब भी कोई स्टार्टअप इस लेवल तक पहुंचता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, और ये रीज़न यहाँ पे ये है कि सोसाइटी में किसी प्रॉब्लम को स्टार्टअप ने स्पॉट किया, फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे वर्क किया और फिर उस सॉल्यूशन को मार्केट में लोगों तक पहुँचा के प्रॉफिट बनाया। ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजी पे वर्क किया मीशो के फाउंडर्स ने। अब इंडियन सोसाइटी के 2 ग्रुप्स में 2 प्रॉब्लम्स प्रेवलेंट थी, और ये दोनों ग्रुप्स में सेलर्स और विमेन आते हैं। अगर सेलर्स की बात करें तो उनकी एक प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अपने सामान बेचने के लिए। अगर अमेजन और फ्लिपकार्ट को इंक्लूड करें तो हालांकि ये ऑप्शंस थे, लेकिन इन साइट्स पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है सेलर्स के बीच में, जिसके चलते किसी भी न्यू कमर के लिए प्रॉफिट कमाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सेलर्स के साथ दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उनके सामान के लिए सही सप्लायर्स ही नहीं मिल पाते थे, जिससे चलते वो सही सामान सप्लाई भी नहीं कर पाते थे अपने कस्टमर्स को। और अगर विमेन की बात करें तो हमारे देश में आज भी विमेन की कोई आइडेंटिटी नहीं है। विमेन की आइडेंटिटी ज़्यादातर जगहों पे किसी मेल मेंबर से उनके रिलेशन से ही डिफाइन होती है, ना कि उनके काम के वजह से। यहाँ हम मेट्रो सिटीज़ की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं छोटे शहरों और गाँव के बारे में। और हालांकि उनके पास कोई जॉब नहीं थे तो उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम था, जिसमें वो चाहते हुए भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर पाती थी। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके मीशो ने इसे सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया, और ये इकोसिस्टम एक्चुअली इफेक्टिव रहा। आज मीशो पे जो सेलर्स हैं उनमें से 70% विमेन हैं, और इसका मेन रीज़न ये है कि उन्होंने एक ईजी इकोसिस्टम बनाया जिस पे सेलर्स आसानी से अपने सामान बेच सकें। तो उन्होंने ये अचीव कैसे किया, आइए जानते हैं इसके बारे में। पहली स्ट्रैटेजी जिस पे वर्क किया मीशो ने वो है इजी सेलिंग। यानी मीशो पे सेलर्स फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही कैटलॉग शेयर करके सामान बेच सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना आसान होता है ये। इससे हुआ ये कि जो बिज़नेस की इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं समझ पाते थे, उनके लिए भी सामान बेचना, बिजनेस करना काफ़ी सिंपल हो गया। इसके अलावा सामान के सप्लायर, उसकी शिपिंग और उसका इन्वेंट्री सब मीशो मैनेज करता है। सेलर्स को बस व्हाट्सएप या फेसबुक पे सामान बेचने होते हैं। मीशो की नो कमीशन पॉलिसी इनफैक्ट इसके सक्सेस के पीछे का मेन कंट्रीब्यूटर है। अमेजन और फ्लिपकार्ट की जो कमाई होती है, रेवेन्यू होती है, वो मेन कमीशन से ही होती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि बिना कमीशन के मीशो के पास इतना सारा पैसा कैसे आता है। मीशो के कमाई का पहला तरीका ये है कि मीशो सेलर से बायर तक जो सामान की शिपिंग करता है उससे पैसे कमाता है। दूसरा जो प्रॉफिट मेकिंग सोर्स है मीशो का वो है एडवर्टाइजिंग और प्रमोटिंग। एडवर्टाइजिंग और प्रमोटिंग भी मीशो के रेवेन्यू का मेजर सोर्स है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना चाहता है तो उसके प्रोडक्ट सेलर्स को ज़्यादा दिखेंगे और उनकी सेलिंग ज़्यादा होगी, तो मीशो उनसे पैसे लेके उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। इसके अलावा अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचता है तो उस पर पेनल्टी लगा के भी मीशो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये थे दोस्तों मीशो की 3 प्रॉफिट सोर्सेज। अब अगर तीसरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है प्रॉफिट सिलेक्शन। मीशो पे जो सामान सेलर्स बेचते हैं उनके प्राइसेस और प्रॉफिट वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसके चलते सेलर्स और अट्रैक्ट होते हैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ, ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रॉफिट अपने हिसाब से बना सकते हैं। और मीशो पे प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है, करीब 23 लाख सप्लायर्स हैं आज मीशो पे। चौथी स्ट्रैटेजी है मीशो की रीब्रांडिंग। जो मीशो पे सप्लायर्स होते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, तो सेलर्स अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। इस प्रोसेस को रीब्रांडिंग कहते हैं, जिसमें किसी भी ब्रांड की पहचान मैन्युफैक्चरर से नहीं बल्कि सेलर से होती है। पांचवी स्ट्रैटेजी है लाइव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर कोई प्रोडक्ट मीशो पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और वो फिर से कभी अगर स्टॉक में वापस आता है तो बायर को नोटिफाई कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि सेलर्स को इंतजार नहीं करना पड़ता कि कब प्रोडक्ट वापस स्टॉक में आए और कब हम उसको बेचें। कम्युनिटी सपोर्ट भी मीशो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। जो सबसे अलग बात है मीशो की वो ये है कि सेलर्स के बीच कोई कंपटीशन नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो एज्यूम कीजिए कि कोई सेलर है जो जयपुर में है और एक सेलर जो दिल्ली में है। अब जो जयपुर का सेलर है वो तो अपने कॉन्टैक्ट्स में व्हाट्सएप पे सामान बेचेगा अपने लोकल सर्कल में,
जो कि जयपुर में होंगे, और सेम केस होगी दिल्ली में सेलर के साथ। तो ऐसे में जब दोनों के कस्टमर्स ही कॉमन नहीं है तो कंपटीशन किस बात का। इसी स्ट्रैटेजी की वजह से लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा सेलर्स है मीशो पे। अब मीशो के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानते हैं। मीशो के और भी कई सारे प्रॉफिट सोर्सेज हैं। एक सोर्स ये है कि बायर्स को सामान दे के पैसे देने के बाद मीशो सेलर को उसके पैसे 15 दिन बाद ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो 15 दिन का गैप बचता है मीशो के पास, उन 15 दिनों के लिए मीशो इन पैसों को इन्वेस्ट कर देता है। और अगर इतना ज़्यादा अमाउंट में पैसा हो तो 15 दिनों में भी काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। मीशो के पास बहुत ज़्यादा डेटा है कि किस टाइम पे लोग कौन सा प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। तो इस डेटा को यूज़ करके वो मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकता है। और हालांकि इतना डेटा है उसके पास, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बल्क में करेगा, तो स्टोरेज कॉस्ट कम पड़ेगी और रेवेन्यू ज़्यादा होगा। तो ये थी दोस्तों मीशो की जर्नी। आपको इस स्टार्टअप के बारे में जान के कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।